तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास हरियाणा बोर्ड। हरियाणा वालों ने अपनी नई किताब जारी करी है जिसका नाम है भारत और विश्व। तो इस वाली किताब का पहला अध्याय है, पाठ का नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसको आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझनी है चैप्टर से तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ के आपको समझाया हुआ है एक एक लाइन से। अगर आपको वैसे समझने में मजा आता है तो वैसे समझ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे बोर्ड पे समझाने वाला हूँ मैं। और इसमें जो है हम थोड़ा सा क्विकली करेंगे चैप्टर को, क्योंकि टाइम भी बचाना है यार। अब बोर्ड पे करने का फ़ायदा रहता है, कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती है हमारी। जो चीज़ें वहाँ पे लाइन लाइन पढ़नी पड़ती है, कुछ चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं जो हमें पता होती हैं। चलो अब शुरू करते हैं कहानी को। ये कहानी बहुत मज़ेदार है, बट कहानी शुरू करने से पहले आपको काम की जानकारी दे देता हूँ। अब की बार देखो, गाइड वाइड का भरोसा नहीं है, आएंगी नहीं आएंगी। आपको हर चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी वेबसाइट के ऊपर, और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो पेज का लिंक जहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में जो वीडियोस है वो प्लेलिस्ट का लिंक, वो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं कहानी को। ये सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये सभ्यता कौन सी सभ्यता है? ये वही सभ्यता है जिसको हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता है ना, जानते हो ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये वही सभ्यता है, इसको हम कहते हैं हमारी भाषा में सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसका जो मेन रीज़न है सरस्वती सिंधु सभ्यता कहने का, जो पुराने ज़माने में, आज से पहले, अब तो ये बंद हो गई है, एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था सरस्वती। वो नदी के किनारे पर ये बहुत सारे शहर, हमको बहुत सारे नगर देखने को मिले। बहुत सारे जो पूरा स्थल है वो इसी नदी के किनारे पर मिले। कुछ जो शहर है, नगर हैं, वो हमें सिंधु नदी पे मिले, ज़्यादातर सरस्वती नदी पे मिले। तो इसी वजह से इसको हम, इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, या फिर सिंधु सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता, कुछ भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी बहुत 100 साल पहले। अरे नहीं, इतनी साल पहले हम सभ्यता में नहीं घुसेंगे, पहले हम पता करते हैं इसको पता कैसे चला हमको। बात है 1921 की। दयाराम साहनी ने जो है, ऐसे ही क्या चल रहा था, खुदाई चल रही थी, पत्थरों की ज़रूरत थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज कर ली थी। उनको जो है देखा कि यार ये मजदूर यहाँ से पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, इतने कितने पत्थर है। जब खुदाई करी गई तो उसके जो हेड थे, ये इनकी मदद से सारा कार्य जो है निरीक्षण किया गया। तो उसके बाद में जो है पता चला यहाँ पे तो पूरा शहर दबा पड़ा है, और वो शहर था हड़प्पा, पहला शहर जो खोजा गया था। उसके बाद अगला साल आ गया 1922 का साल। कौन सा? 1922 का साल। 1922 में जो है राखल दास बैनर्जी, क्या नाम है, ये नाम जो है ना, वही चीज़ें बताऊंगा इसमें जो काम आएंगी, एग्जाम में पूछी जाती हैं। राखल दास, तो राखल दास बैनर्जी जो है, इन्होंने 1922 में नई खोज कर दी। एक नए शहर को खोज निकाला जिसको नाम दिया गया मोहनजोदड़ो। क्या नाम दिया गया? मोहनजोदड़ो। पहले किसने खोजा? दयाराम साहनी ने 21 में। अगले ही साल जो है राखलदास बैनर्जी ने किसी दूसरी जगह पे मोहनजोदड़ो नाम का एक शहर खोज निकाला। अब ये जो शहरों के नाम है, वहाँ पे जो, जैसे आपका कोई इलाका है तो उसी के नाम से मिलते जुलते उनको नाम बना दिया गया है। उस समय उनका वो नाम नहीं हुआ करता था, हमने रखे हैं ये नाम, ठीक है। अब ये था, अब यहाँ पे ये तो थी बेसिक सी बात कि कैसे पता चला इस सभ्यता के बारे में। धीरे धीरे विस्तार बढ़ता गया, हमें अलग अलग जगहों पे ईंटों के, पत्थरों के, पता नहीं सबूत मिलते गए। हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमको ये चीज़ें देखने को मिली है। तो बहुत बड़े इलाके में ये फैला हुआ था, बहुत बड़ा विस्तार था इसका, जैसे कोई साम्राज्य होता था ना पहले के टाइम में, तो वैसा सही सीन था। अब देखते हैं हम यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो कि बेसिक है वैसे तो, बट वो आपको, देखो आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़ ऑलरेडी, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नई नहीं मिलेंगी। देखो ये चीज़ ज़रूर है कि चैप्टर, अभी नई बुक आई है तो कुछ चेंजेस नए आए हैं, कुछ चीज़ें नई पता लगी हैं, और वो किताब में दे दी गई आपको। लेकिन ज़्यादातर तो पुरानी है, पहले हो चुकी थी जिनकी डिस्कवरी। अभी जो है ये किताबें जो एनसीईआरटी की फॉलो हो रही थी, 2004 से चल रही थी वो किताबें, तो उससे पहले की जो डिस्कवरीज थी, मतलब लिखने में भी टाइम लगता है यार, ऑब्वियस सी बात है। तो लगभग ये मान लो 2000 से पहले का डाटा था उसमें, बट इसमें ये मान लो कि 2020 तक का डाटा तो मिलेगा एटलीस्ट हमको। तो इसी 20 साल के दौरान जो डिस्कवरीज नई हुई हैं, जिनका हमको पता चला है, तो वो भी हमें साथ में देखने को मिलेंगी। अब हम इसकी बात करते हैं विस्तार के बारे में। विस्तार समझना बहुत आसान है। विस्तार क्या होता है? किसी, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट से
मतलब एक क्षेत्रफल पूरा कितने में ये फैला हुआ था। तो जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये हमारी दिशाएं होती है, तो ये टोटली जो है फैला हुआ है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर में, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। और वैसे ही जो है इसकी अगर पूर्व से पश्चिम ऐसे वाली, मतलब पूर्व यहाँ पे है, पश्चिम यहाँ पे है, तो ये जो लंबाई थी ये पड़ती थी लगभग 1600 किलोमीटर की। और ये ऐसे वाली जो अगर बात करें उत्तर से दक्षिण तक के लिए, तो ये पड़ती थी 1400 किलोमीटर तक की। ठीक है, तो ये थी दिशाएं। अब यहाँ पे कुछ नाम है, नाम मैं बार बार लिखूंगा, ये बड़े अजीब अजीब से नाम है, याद वैसे भी नहीं रहने, तो मैं आपको जस्ट एक सिंपल सी बात है रिकमेंड करूँगा कि देखो, वैसे तो एग्जाम में आने के चांसेस हैं नहीं उन नामों के, क्योंकि बहुत वियर्ड से नाम है, ना ही पूछे जाएंगे। बट हाँ, नोट्स वगैरह में तो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, नोट्स से ही अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, डिटेल्ड नोट्स है बिल्कुल अच्छे वाले। तो यहाँ पे जो है बताते हैं, यहाँ पे जो क्षेत्रफल था, यहाँ पे आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इधर वाला जो हिस्सा है वो था आलमगीरपुर। लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, जो आसान से नाम याद रहे तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ तो भूल जाओ। ठीक है, आलमगीरपुर, बड़े ही अजीब नाम है यार देखने में भी। चलो कोई ना, ये जो है ना कॉम्पिटिटिव वगैरह के एग्जाम जो होते हैं उनमें आते हैं, बाकी नहीं पूछे जाते। तो ये था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और वहाँ से लेके जो है ये फैला हुआ था बलूचिस्तान तक। एक शहर का नाम दे रखा है ना इन्होंने जो है, सूतकागेंडोर, तो वो बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है, तो वो तो याद रखो ना रखो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक मांडा नाम का है, जो कि दक्षिण दिशा में उनका विस्तार वहाँ तक था। और उसके बाद में नीचे है महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ था, दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र लिख देता हूँ मैं, महाराष्ट्र में, और ये है यूपी में। ठीक है, और ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। ये है, ये जो है ना, ये वाला जो एरिया है ये बाहर है हमारे देश से, तो ये पूछेंगे भी नहीं वैसे भी, बट जान लेते हैं, इसको भी लिख ही देता हूँ मैं, जब सारा कुछ ही लिख दिया मैंने, है ना। सूत, बड़े ही अजीब अजीब नाम है यार इनके, तो सूतकागेंडोर। ठीक है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ का तो हमें क्या ही आइडिया, हमारे देश से लेना देना है सारा कुछ। तो आलमगीरपुर यूपी में, महाराष्ट्र के अंदर दायमाबाद, और यहाँ पे मांडा। तो ऐसे जो है पूरा एक विस्तृत तरीके से ये फैला हुआ था, ऐसे पूरा काफ़ी बड़े इलाके में ये फैला हुआ था, ये जो साम्राज्य था इनका। अब इनके प्रमुख स्थल आपको पता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, चहुंदड़ो, लोथल, ऐसे पुराने नाम है, वही नाम पड़े हैं, कालीबंगा वगैरह। अब यहाँ पे इनका कालक्रम देख लेते हैं। विस्तार की बात हो गई, विस्तार का मतलब है यहाँ पे ये कहाँ तक फैला हुआ था। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कालक्रम। कालक्रम का मतलब होता है कहाँ तक, किस समय में क्या क्या तरक्की आई। ये जो सभ्यता है इसका माना जाता है कि आज से लगभग 7,000 या 7,500 ईसा पूर्व जो है इस सभ्यता का विस्तार होना शुरू हो गया था। ये सभ्यता बसनी शुरू हो गई थी। अब हमारे पास ऐसा कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है, बट बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ये सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व होगी, जो व्हीलर ने कहा था। उसके अलावा भी कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था यार हो सकता है ये 3000 या 4000 पुरानी हो ईसा वर्ष पूर्व, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रही है पुरानी होगी। बट जब इसका जो है कार्बन टेस्ट किया गया, एक मतलब बोल सकते हो पुरानी जो चीज़ें हैं, पहले वो मशीनें ही नहीं थी, अब मशीनें आई, पता लगा इन चीज़ों का, तो हमें समझ आया कि एक्चुअली में ये सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। 8000 साल मतलब अंदाजा है, ठीक है ना, उसमें भी ऐसा पक्का नहीं लिख के देंगे कि इस साल का ये सामान बना हुआ है, लगभग है। तो 7000 से मान लो तुम, 7000 से 8000, ये इतने के आसपास का कुछ ये पुरानी सभ्यता है। बुक में आपको दे रखा है 7500 से 7000, लेकिन मैंने क्लास 6 का जब पढ़ाया, अभी रिसेंटली नई बुक आई है क्लास 6 से लेके 10th तक, तो मैंने क्लास 6 का जब ये सेम चैप्टर था उसमें भी, और उसमें पढ़ा तो उसमें बता रखे थे 8000। अब वो जो है राउंड फिगर दे रखे हैं इन लोगों ने कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद में बताते हैं कि 3200 ईस्वी में इन्होंने, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखने का, 3200 ईस्वी के आसपास जो है इन्होंने नगर शहर बसाने शुरू कर दिए, और उसके बाद में 1300 आते आते इनका कल्याण हो गया, यानी कि ये खत्म हो गई, ये सभ्यता बर्बाद हो गई। अब बर्बादी के कारण हमने आज तक तुक्के पढ़े हैं, और आगे भी हम तुक्के ही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे इनका इतनी एडवांस सभ्यता थी, लिटरली ये दिमाग हिला देगी, और ये सभ्यता बर्बाद हो गई यार, कमाल ही हो गया। अब यहाँ पे बताते हैं इनकी नगर योजना, तभी तो हम जानेंगे कि यार ये सभ्यता बढ़िया थी या नहीं थी, है ना।
तो पहले हम नगर योजना समझेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कितनी बढ़िया सभ्यता थी और हमें कितनी उम्मीद है, क्या हम इस सभ्यता को आगे फॉलो कर सकते हैं। और वैसे मेन जो लॉजिक है ना इस सभ्यता को आपको बताने का, आपको बता रहे हैं। हमने बहुत सारा इतिहास पढ़ा है, इस राजा ने उसका कत्ल कर दिया, उसने उसको ठोक दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक ऐसी सभ्यता हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ये वो सभ्यता है जिसकी आज भी हम कल्पना करते हैं। ऐसा भी हो सकता है? अरे भैया आजकल तो मोबाइल फ़ोन आ गए, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे हम, क्या एक्सपेक्टेंसी करेंगे? वो उस समय तो हमने सुना था यार, बंदरों से चले थे इंसान बनने, तो उस समय क्या ही रहा होगा उनके पास। देखो भैया उस टाइम के जो लोग थे ना, जब आप पढ़ोगे, समझाऊंगा मैं आपको, तो आपको लिटरली समझ आएगी वो चीज़ कि इस सभ्यता की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हमारे लिए क्यों है, और बार बार आपको आने वाली क्लासेज में भी मिलती रहेगी। तो इतनी ज़रूरी क्यों है, हम जानेंगे इसकी नगर योजना के बारे में। नगर योजना, अब ये जो नगर योजना है मतलब शहरों की जो बसावट थी, शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। ये मतलब ये मान लो ये कोई एक क्षेत्रफल है हमारा, तो एक इधर वाला इलाका था, एक इधर वाला इलाका। अब ये जो इलाका था, इधर वाला इलाका, ये ऊंचा हुआ करता था। पूर्व और पश्चिम दिशा में दो टीले मिलते हैं, पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र था, ये नीचे वाला था, सॉरी उल्टा हो गया हमारा सिस्टम थोड़ा सा। ये जो है ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और यहाँ पे होता था आवास। आवास का मतलब आम जनता के रहने का स्थान था ये। यहीं पे आपको घर मिलेंगे, सड़कें, गलियाँ सब मिलेंगी। और ये छोटा इलाका होता था और ये ऊंचाई पर बना होता था। इस पे क्या होता था, या तो आपको जो मान लो अनाज बनाया, अनाज रखना होता है ना, भंडार घर वगैरह होते हैं, या कोई राजा की का जो है मतलब कोई तंत्र चल रहा होगा, तो वो वाला सिस्टम था यहाँ पे। तो ये दुर्ग बुलाया जाता है और उसको निचला टीला, इस नाम से हम इनको जानते हैं। नगर के आवास क्षेत्र में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग यानी कि ये वाला हिस्सा दुर्ग है, ये ऊंचा हिस्सा। तो दुर्ग के अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अन्नागार स्थित थे, यानी कि जो काम की चीज़ें थी, जो मंत्री वगैरह थे, जो भी मैनेजमेंट करते थे, वो वहाँ पे रहा करते थे, ताकि जो भी इनका साम्राज्य नगर बसा हुआ है उसको नियंत्रण में रखा जा सके। कोई आपदा हो, कोई बाढ़ आ गई तो ये इलाका बर्बाद हो जाए, ये वाला बर्बाद हो गया तो काम खराब हो जाए, पूरी जनता मारी जाएगी। तो इसीलिए इस पे खासा ध्यान रखा जाता था, इस पे इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। इस सभ्यता को हम जो है यहाँ पे, इस सभ्यता ने एक शहर के अंदर 5 से 6 सड़कें बनाई। कुछ जो सड़कें थी कुछ इस तरीके से बनी, देखी होंगी आपने, ऐसी भी देखी होंगी, ऐसे सी भाग गई कहीं पे भी, ऐसे चली गई, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन ये सभ्यता वाले थोड़े एडवांस थे, इन्होंने ऐसी नौटंकी नहीं करी कि भैया ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसे सड़कें बनाओगे तो पोपट होता रहेगा। इन्होंने एक सीधी 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 ऐसी सड़कें बनाई और उनके बीच में से ऐसे गलियां निकाल दी। ये समझ रहे हो कैसे निकाला जा रहा है? ये सेम जो पैटर्न है ना, ये एक शहर है जिसको नाम दिया गया है चंडीगढ़, ठीक है ना। तो वो सेम इसी पैटर्न पे बना हुआ है। इसमें क्या करा जाता था, इसमें जो है घर कुछ इस हिसाब से बनाए जाते थे कि हर घर का दरवाजा गलियों के अंदर खुलता था। यहाँ पे भी बीच में भी गलियाँ, बीच में छोटी गलियाँ, मेन सड़क 5-6 बनती थी। तो इस हिसाब से था इनका पूरा सिस्टम कि हर एक घर का दरवाजा गलियों में खुलता था, सड़क के ऊपर किसी का दरवाजा नहीं खुलता था। जिससे होता क्या था, वहाँ पर घोड़े दौड़ाओ या कुछ भी भगाओ, खतरा नहीं था किसी को भी जान का। तो बढ़िया सिस्टम था, सारा दरवाजे अंदर गलियों में खुलते और बढ़िया सिस्टम बना रखा था, एक नंबर का इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने सड़कों के किनारों पर कूड़ेदान भी रखे थे। वो हमें अभी रिसेंटली पता चला है, पहले के जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसमें नहीं पता चला था। हमने जब सड़कों का अध्ययन करा तो हमें समझ आया कि वहाँ पर जो है कूड़े कचरे के लिए अच्छी व्यवस्था करी गई थी, कूड़ादान भी रखा गया था यार। आजकल हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शहर की, हमारे गांव की सड़कों के किनारों पर कहीं पर कूड़ादान रख दो ताकि हम अपना कचरा वहां पे डाल आएं, लेकिन इन लोगों ने इतने साल पहले, 7000 साल पहले उसको रख रखा था। अब घरों की नालियाँ जो है आज के समय कैसी मिलती है आपको? पक्की मिलती हैं, लेकिन भैया सरकार ऐसी है कि चक्के जाम हुए रहते नालियों के, लोग भी नहीं मानते यार। अब इनका सीन क्या था, इन्होंने नालियों को इस हिसाब से बना रखा था कि नालियाँ सारी की सारी तो पक्की थी। पक्की नालियाँ मतलब पानी कहीं लीक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो पानी था इस हिसाब से चलता था, घरों से जैसे वो बाहर निकला नालियों में जाता, नालियों से नालों में जाता। अब नाले जाम ना हो जाए तो उसके लिए उन्होंने वो आगे भेज रखा था, शहर से बाहर चला जाता था वो सारे का सारा पानी। तो इस हिसाब से इनको बनाया गया था। वहाँ पर जो ईंटें थी, जो आजकल हमारी ईंटें हैं ना, घर बनाते हैं, तो वैसे सी ही मिलती थी वो भी ईंटें, उनकी ईंटें भी। अब हम देखते हैं इनकी कलाकृति। नगर योजना समझ आ गया ना। अब आप सोचो,
जस्ट सोचो, आप इमेजिन करो कि आप अपने शहर में इनमें से क्या चीज़ें चाहते हो। पक्की नालियाँ, और हाँ जो नालियाँ थी ना वो सारी ढक रखी थी, ऐसा नहीं था कि खुली नालियाँ। आजकल मैं लिटरली देखा शहर में, गांव में नालियाँ खुली पड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा नहीं था, सारी नालियाँ हमें ढकी हुई देखने को मिली। यार मतलब क्या ही सोच के बनाया होगा इन लोगों ने, कितने एडवांस सिविलाइजेशन थी। अब हम इसके बारे में जानते हैं कलाकृतियाँ कि कला क्या क्या इनके अंदर थी। तो हमें जो है इनके पास से धातु और मिट्टी तो उस समय कॉमन थी, आज भी चल रही है बहुत सारी जगहों पे, तो इनकी मूर्तियां देखने को मिली। इसके अतिरिक्त हमको मुहरे क्या होती है, जैसे एक ठप्पा सा होता है ना, कि जैसे सरपंच मोहर मार देता है, ये लो ऐसी सी कोई अजीब सी मोहर ठोक देगा कि स्टैंप लग गया वो, तो वैसी मोहरे हमें देखने को मिली। वो शायद ऐसा कुछ जैसे पार्सल होता है ना, तो उस पर मोहर मार देते हैं कि अगर खुला मिला, वो सील लगी होती है हर पैकेट की, कि अगर ये खुली है तो भैया इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो, इसके साथ छेड़खानी करी गई है। तो वो वाली सील के लिए इनकी मोहरें जो है इस्तेमाल करी जाती थी। मन के, मिट्टी के बर्तन, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिली है। सबसे कमाल की हमको एक मूर्ति मिली है, एक बाबा से की है, एक पुरुष की मूर्ति है जो कि 19 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें जो है एक बंदा है, एक मतलब वही फोटो आपको हर जगह मिलेगी, हर एक किताब में मिलेगी। वैसे जो है ऐसे से करके ऐसे सोल ओढ़ रखी है उसने ऊपर, इधर वाले हाथ पे जो है एक पट्टा सा बंधा हुआ जिसको बाजूबंद कहा जाता है। तो उस समय इस फोटो से, इस जो मिट्टी की मूर्ति जो बनी हुई मिली है हमको, इससे हम एक चीज़ का आइडिया जरूर लगा सकते हैं। उस टाइम के लोग पत्तों से अपनी ज़िंदगी नहीं चला रहे थे भैया, कि पत्ते ढक्के, हमने सुना है ना, पत्ते ढक्के चलाते थे ज़िंदगी, ऐसा काम नहीं था। उस समय कपड़ा आ चुका था मार्केट में। उसके अलावा हमने मेहरगढ़ के अंदर देखा कि वहाँ पे हमें कपास का जो है, कुछ खेतों से कपास के वो मिले हैं, मतलब सबूत मिले हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, सबूत मिले हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों के खिलौने मिले हैं जिनमें जो है जैसे कतली वगैरह होते हैं ना, जो गांधी ने चरखा चलाया, ऐसे ऐसे जुगाड़ होते हैं, तो वो मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं। मिट्टी के खिलौने तभी बनेंगे ना जब असली में होता होगा कुछ ऐसा, तो वो वाला सीन था। उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय कपड़े बनाते होंगे, हम कह सकते हैं। अब जो है उस समय के लोग जो है सेलखड़ी, गोमेद, शंख, हाथी दांत, सोने चांदी और तांबे के जो है आभूषण पहना करते थे। जैसे ये आभूषण वैसे ही थे जैसे आजकल के जो आदिवासी लोग पहनते हैं, मतलब ऐसे बीच में एक हाथी का दांत लटका हुआ मिलेगा, साइड में जो है सोने के कुछ मिलेंगे, और मन के जो है मिट्टी के या पत्थर के होते हैं जनरली, तो ऐसे कुछ चीज़ें वो बना के पहना करते थे। अब ये तो थी इनकी कला के बारे में। अगला पॉइंट हमारा राजनीति। राजनीति कैसी चलती थी इनकी, राजनीतिक जीवन कैसा था इनका, मतलब इनकी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे बताते हैं हमें एक सभ्यता थी जो इनके पड़ोस में थी। पड़ोस में ऐसा नहीं है कि बगल वाले घर में बैठी हुई थी वो सभ्यता, वो हमारे देश में नहीं थी, वो कुछ देश छोड़ के थी, तो काफ़ी दूर थी वैसे तो जनरली वो, तो उसको नाम दिया गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता। आज तक के इतिहास में माना जाता था कि वो सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन जब इसकी खोज हुई उस समय इसको माना, वो दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन हमें कुछ ऐसे सबूत मिले देखने को जिससे हमें समझ आया कि ये लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार किया करते थे। व्यापार करेंगे तो भैया वो पुरानी कैसे होगी, हमारे वाली घास चल रही थी क्या तब, तो हमारी सभ्यता भी बढ़िया थी। उस समय के आसपास की सभ्यता थी, मतलब वो भी इतनी पुरानी, ये भी इतनी पुरानी थी। अब यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ पे पुरोहित शासक राज करा करते थे, मंदिरों के पास में सारी ज़मीन हुआ करती थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे जो है भारत वाली जो सभ्यता है इसका कोई आइडिया नहीं मिला क्या सिस्टम था क्या नहीं था, बस विद्वान मानते हैं कि जैसा वहाँ था वैसा यहाँ भी होता होगा, या फिर सब लोगों को आज़ादी होगी, कोई अपना तुक्का भिड़ाए जा रहे हैं बस, ठीक है, तो तुक्का तुम भी भिड़ा लेना बैठ के। अब अगला देखते हैं इनका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन मतलब समाज के अंदर कैसा जीवन जी रहे थे यहाँ पे लोग, सामाजिक जीवन कैसा जीवन था यहाँ पे। तो ये जो है इस सभ्यता में भी आजकल के टाइम के जैसे ही लोगों को बंटवारे में बांटा गया था, बहुत सारा बंटवारा हो रखा था लोगों का। ज़्यादातर जो है हमने देखा ना, यहाँ पे ये दुर्ग बना हुआ है, यहाँ पे आवास क्षेत्र था, तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे अमीर आदमी रहते होंगे, यहाँ पे आवास के अंदर भी फ़र्क था, अलग अलग जो है कैटेगरी के लोग रहते थे। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कहीं ना कहीं कि उस समय का सामाजिक जीवन में भी कठिनाइयाँ थी, जाति पाति चलता होगा, जाति अगर होती होगी तो। अब यहाँ पे आवासीय क्षेत्र में बताते हैं व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी वही लोग रहते थे।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे। रक्षा प्राचीर होती है, एक दीवार खींच दो और अगर कोई बाहर से हमला करे, राजाओं ने क्या करे थे, अपने महल के चारों तरफ दीवार खींच दी। अब जो साम्राज्य था, पूरे साम्राज्य में कोई दीवार नहीं खींचता। तो ये लोग जो है ना, इन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो इन जगहों पे क्या मिला, हमें दीवारें मिली यहाँ वाले हिस्से पे, यहाँ पे मरो, तुम मरो कटो कुछ हो जाओ। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी मिले, ऐसा नहीं है कि ये सभ्यता इतने में सीमित थी, तो काफी बड़े इलाके में फैली हुई थी। कुछ इलाकों में हमें देखने को मिला पूरा जो ये इलाका था पूरे को चार दीवारी से घेरा गया था, ताकि हमला हो ही ना, हमारी जनता सेफ रहे। तो अलग अलग मेंटलिटी चलती रहती है, वही पुराने राजाओं की तरह। उसके अलावा यहाँ के लोग कैसा काम करते थे, यहाँ के लोग जो है खेती करते थे, कुंभ करते, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले शिल्पी और जुलाहे यहाँ पे जो है मुख्य वर्ग माने जाते हैं। यहाँ के लोग जो है, जो खेती हम करते हैं आजकल, गेहूं की, जौ, चावल, मटर, दाल, है ना, सरसों वरसों, सारी चीज़ें ये खेती करते थे। दूध भी निकालते थे, जानवरों को भी पालते थे। जानवरों में जो गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, ऊँट, यही पालते थे। मतलब हमने जो है ना एनसीईआरटी के अंदर जो है रिसेंटली क्या, जब किताब लिखी गई थी, वो किताब के मैं एमसीक्यू वगैरह देख रहा था, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनमें से किस जानवर को हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं पालते थे। हड़प्पा सभ्यता का मतलब है पूरी जो भी सभ्यता थी, जितने भी नगर हमें मिले हैं, तो उसमें किस जानवर को नहीं पाला जाता था। आई वो सरप्राइज कि यार इन्होंने सारे जानवर पाले और उन्होंने घोड़ा नहीं पाला। लेकिन अभी रिसेंटली ये किताब चेंज हो गई और इसमें बताया गया है कि भैया हमें सबूत मिल चुके हैं कि उन लोगों ने घोड़े को भी, मैं सोच रहा था मतलब इन्होंने इतने ताकतवर जानवर तक को पालतू बना लिया, इनको घोड़ा कैसे नहीं मिला उस टाइम पे। तो अभी रिसेंटली जो किताब आई है उसमें बताया गया कि इन लोगों ने घोड़े और ऊँट को भी पालतू बनाया था। ठीक है, आने जाने में इनका इस्तेमाल करते थे, ज़्यादातर तो जो है बैल वगैरह के करते थे। अब जो है आगे बढ़ते हैं, इनसे अब आप समझ सकते हो जानवर पालते हैं, कुछ से दूध निकालेंगे, कुछ से मीट मांस, ऐसे जो आजकल व्यापार चलते हैं वैसा ही सीन था। अब यहाँ पे आर्थिक जीवन कैसा था इनका, सामाजिक जीवन जान लिया ना हमने, आर्थिक जीवन का मतलब रोकड़ा कितना था इनके पास में, पैसा कितना था, क्या इनके पास में गरीबी का हालात थे या फिर बढ़िया हालात थे। तो आर्थिक जीवन कैसा था इनका, आर्थिक जीवन में बताए तो यहाँ की मिट्टी, ये लोग ऐसे इलाके में बसे हुए थे जहाँ पर नदियाँ चलती थी, नदियों की मिट्टी उपजाऊ होती है और खेती के लिए बढ़िया, खाने पीने की कोई जिल्लत नहीं थी इनको, ये मज़े में ज़िंदगी जी रहे थे। मतलब खेती वही करते थे जो आमतौर पे करते हैं हम लोग भी, गेहूँ, जौ, चावल, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल, सब कुछ तो उगाते थे यार ये लोग। उसके अलावा हमें जो है कुछ इलाकों पे क्या मिला, हल मिले हैं, दरांती भी मिली है, ऐसे मतलब औजार मिले हैं। तो इससे हम एक और आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे कि हाथों से मिट्टी खोदेंगे या लकड़ियों से, हल मिले हैं यार लिटरली। हमें दरांती मिली है, वो भी पत्थर की मिली हो भले ही, कंघा भी मिला है हमको। तो दिमाग था उन बंदों में, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, उनके पास बहुत कुछ था। तो ये जो दरांती मिली थी वो थी मेहरगढ़ में मिली है दरांती। कालीबंगा से मिले हुए जूते हुए खेत, यानी कि खेत में हल चला के छोड़ देते हैं ना, तो वैसा सा कुछ हमें सबूत मिला है। बनावली से हमें हल का एक नमूना मिला है। तो इस सभ्यता के लोग जानवर मैंने बता दिए हैं, वो जानवरों को भी पाला करते थे, काफ़ी सारे जानवर थे। उसके अलावा जो है कुछ जानवर थे जैसे जंगली सूअर, चिंकारा, हिरण, नील गाय, इन जानवरों को भी पालते थे। पता नहीं क्या ही करते होंगे, आजकल तो ये आवारा खेतों में चरते फिरते हैं, जिंदगी में मौज ले रहे हैं। अब इनके बारे में आखिरी टॉपिक हमारा आ रहा है, वो है धार्मिक जीवन, यानी कि धर्म के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या इनके टाइम में भी धर्म चलता था यार, मतलब सोचने की बात है, मतलब सारा कुछ चल रहा था, धर्म चलता था या फिर धर्म था ही नहीं इनके टाइम पे। तो ये लोग जो है ना, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, हमारे पास तो भगवान पता नहीं कितने हो गए हैं, मुसलमानों के पास 1-2 भगवान है, एक ही है शायद आई थिंक, और हिंदुओं के पास गिनती बहुत लंबी है। तो इनके पास भी गिनती लंबी तो नहीं थी, बट इतनी कम भी नहीं थी। ठीक है, इनकी बीच से की कंडीशन थी 3-4 भगवान तो ये पालते बोल रहा हूँ कि जो है 3-4 भगवानों की तो पूजा करते। उसके अलावा जो है पेड़ पत्तों, पीपल वगैरह जो हम पूजा करते हैं आमतौर पे, तो उनकी पूजा भी वो करा करते। अब इनमें जो है अहम जो भगवान थे वो थे भगवान शिव, जिसका हमें कई सारी जगहों पे शिवलिंग मिला है, कुछ सबूत मिले हैं। एक जो है मोहनजोदड़ो से एक मोहर थी, मोहर जानते हो ना, वही ठप्पा लगाने वाली चीज़ें हमें मिली थी बहुत सारी। तो उनमें जो है एक मोहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष, 3 आंखें थी, जिसकी भगवान शिव से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि भगवान शिव की 3 आंखें थी। तो उसको जो है सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसके दाहिने तरफ हाथी और
और बाएं तरफ हाथी और बाघ, ठीक है, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा, और उसके नीचे जो है 2 हिरणों को दिखाया गया है। इस मूर्ति को हम भगवान शिव, पशुपति शिव की मूर्ति मानते हैं। उसके अलावा ये लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग जो है मुख्य रूप से एक सींग वाले पशु, बैल, सांप, पिप्पल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते। यार क्या नहीं छोड़ा इन लोगों ने, सब कुछ की पूजा कर डाली इन्होंने भी। इनके लिए भी जैसे हमारे लिए सब चीज़ भगवान है, इनके लिए भी सब चीज़ें भगवान हुआ करती थी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हमें समझ आ गई। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है जो कि है अंतिम संस्कार। यहाँ पे भी अंतिम संस्कार किए जाते थे इस टाइम पे भी, और इनके 3 तरीके हुआ करते थे: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण या फिर दाह संस्कार। मतलब किसी को दफना देंगे, किसी को ऐसे अलग अलग तरीके हुआ करते थे इनके भी। ये लोग जब भी किसी को दफनाते थे तो एक चीज़ का खासा ध्यान रखते थे। क्या रखते थे कि जो शव थे ना, जो मृत्यु होने के बाद जो शरीर बचता है, उसका जो सिर है वो उत्तर की तरफ रहता था। मैं जैसे छाप रहा हूँ ना, ऐसे समझ लेना, मतलब दिशा क्या होती है, ये ऊपर वाली उत्तर दिखाते ना, तो ऐसे उसको लेटा के उसके साथ में जो है कुछ घड़े, पानी वानी, बाल्टियाँ वाल्टियाँ कुछ रख देते थे, ताकि उसको यमलोक तक जाने में सुविधाओं में दिक्कत ना हो, खाने पीने की किल्लत ना हो। अब मुझे नहीं पता वो क्या लॉजिक चलते थे, बहुत सारे पुरास्थलों में हमें ऐसा देखने को मिला है। उसके अलावा अब लास्ट टॉपिक है जो कि है जिसमें बताएंगे कि तुक्का मारेंगे हम भी बैठ के कि भैया ये सभ्यता इतनी अच्छी सभ्यता थी, हमने इतनी सारी डिटेल इसके बारे में जान ली, आखिर ये इतनी बढ़िया सभ्यता बर्बाद कैसे हो गई। और इस सभ्यता के बर्बाद होने का एक मेजर जो रीज़न रहा है वो थी बीमारी, जो कि हमें लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ हमको 5 पॉइंट दे रखे हैं। 5 पॉइंट में से हम जो है आइडिया लगाएंगे। आप भी तुक्का मारना, कमेंट में बताना आपके हिसाब से इनमें से क्या हो सकता है। ये बुक वालों ने ही दे रखा है, मैंने नहीं बनाए। पहला पॉइंट था प्रशासनिक स्थिरता, यानी कि बस्ती का आकार छोटा हो गया, पब्लिक ज़्यादा हो गई, मारकाट मच गई, मर गए, ठीक है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, वहाँ पे सूखा पड़ गया, पानी की किल्लत, नदियाँ सूख गई, मर गए। या फिर तीसरा रीजन, बाढ़ आ गई, पानी इतना ज़्यादा हो गया, बारिशों हो के वो सारे बह गए पानी में और टपक गए सारे। चौथा रीजन, विदेशी व्यापार में गतिरोध। ये हमने जाना ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करा करते थे, तो वो बोले हमें नहीं चाहिए तुमसे व्यापार, उन्होंने छोड़ दिया, ये भूखमरी आ गई, कंगाली आ गई और मर गई है। आखिरी रीजन, महामारी, बीमारी फैल गई और उसके चलते मर गए। अब ये आखिरी रीजन में क्यों ज़्यादा जो है ना, सॉलिड रीजन क्या है इसमें, हमने जो कंकालों की स्टडी करी जो हमें मिले वहाँ पे दफनाए हुए, उनमें 42 कंकालों में से 41 कंकाल जो भी कंकाल मिले हैं, तो उनकी मौत मलेरिया से हुई थी। मलेरिया जैसी आम सी बीमारी से उनकी मौत हो गई 42 में से 41 की। तो हम कैसे इस चीज़ को नकार सकते हैं कि मलेरिया नामक बीमारी उसमें नहीं फैली होगी। जैसे कई बार त्रासदी आ चुकी है, रिसेंटली भी एक आई थी कोरोना नाम की, जो कि अभी गुड बाय कह के वापस आ रही है घूमती फिरती। तो ऐसे सीन है। अब इनसे आप आइडिया लगा सकते हो इन चीज़ों का कि अपने रीजन आप बताना। मेरे हिसाब से तो आई थिंक महामारी बड़ा रीजन हो सकता है। सब तुक्के हैं भैया, कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं मिला कि इनकी जो सभ्यता है, चलो मलेरिया से मर जाएंगे लेकिन पूरी सभ्यता बर्बाद कैसे हो सकती है यार। तो इसका रीजन आज तक कोई पता नहीं चला है। आने वाले सालों में क्या पता कहीं मिट्टी में दफन पड़ा हो और हमें देखने को मिल जाए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और थोड़ा सा मजा भी आ गया होगा। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो ताकि जो भी अपडेट दूँ आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।